स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनीत कुमार वर्मा आपका सेमेस्टर 1 की डिफरेंशियल कैलकुलस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये आपकी पहली क्लास है। ये जो लेक्चर है, पहला लेक्चर है। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे और उसको YouTube पर अपलोड कर देंगे। उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप उस पूरे लेक्चर को किसी भी समय और कितने भी बार देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो आज हम अपने पहले लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस के पहले लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं यूनिट 1 के टॉपिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स। इससे पहले आपको बता दें कि आपको किताबें कौन सी कंसल्ट करनी है। तो जो बुक्स हैं उसमें आप प्रकाशन केंद्र की इस पब्लिशर की आप बुक्स ले लीजिए। तो डिफरेंशियल कैलकुलस भी इसी प्रकाशन की है। इसमें राइटर होंगे आपके प्रोफेसर राम बल्लभ। प्रोफेसर राम बल्लभ इन्होंने किताब लिखी थी और इसके बाद कई लोगों ने उसमें सुधार किया, एडिट किया सिलेबस के हिसाब से। तो उनके नाम भी इसमें ऐड हुए हैं, लेकिन इनिशियली ये प्रोफेसर राम बल्लभ की किताब है। तो इस बुक को आप ले लीजिए और इसको कंसल्ट करिए। किताबों में तमाम तरह की गलतियां, प्रिंटिंग मिस्टेक मिल सकती हैं, तो उससे परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप जो क्लास के नोट्स हैं उनको बराबर देखते रहिए और लेक्चर्स सारे सुनिए, अटेंड करिए। उम्मीद है कुछ दिनों में ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो आप लगातार रेगुलर क्लास में रहिए। इससे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा और जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती रहेंगी। तो क्लास मिस नहीं करना है आपको, क्लास में बराबर रहना है। अटेंडेंस पर भी ध्यान दिया जाएगा और असाइनमेंट वगैरह भी समय समय पर दिए जाएंगे, उनको भी आपको करके देना है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आज शुरू करते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम, और रियल नंबर तो आप जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के क्रम यानी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस का मतलब यह है कि तमाम टर्म्स हैं, पद हैं, जिनको एक क्रम में, एक सीक्वेंस में रखना है। तो सीक्वेंस और रैंडम
रखने में फ़र्क ये है, जैसे सीक्वेंस में ये तय हो जाता है कि अगला टर्म क्या होगा, जबकि रैंडम में ये नहीं मालूम हो पाएगा कि अगला टर्म क्या होगा। तो सीक्वेंस जैसा कि उसके शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि उसमें एक निश्चित कोई नियम होगा जिसके तहत पदों को एक ऑर्डर में, एक व्यवस्था में रखा जाएगा, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, ये आपको जो सीक्वेंस की डिफिनीशन है, जो सीक्वेंस जैसे डिफाइन किया गया है, जो जैसे परिभाषित किया गया, उसी से पता चल जाएगा कि इसका पहला पद कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा। तो सीक्वेंस में जो टर्म्स हैं उनकी पोजीशन डिफाइन हो जाती है, यानी कि आप बता सकते हैं सीक्वेंस को देखकर ही कि छठा कौन सा होगा, सातवां कौन सा होगा, आठवां कौन सा होगा, यह आप बता सकते हैं। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाए कि सीक्वेंस क्या है, अगर ये बताना हो तो इसको कैसे डिफाइन किया जाए। तो पहले इसके लिए एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर होगा। फिर देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। -1 +1 -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है। इसके जो टर्म्स हैं वो +1 -1 है और अल्टरनेट हैं। शुरुआत होती -1 से, फिर अगला होगा +1, फिर -1 +1। तो ये सीक्वेंस है। इसके जो टर्म्स हैं वो +1 या -1, इन्हीं दो में से एक है। तो इसको हम इसका जो nth टर्म है, कोई जनरल टर्म जो इसका होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 पावर n। n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinite। n is running from 1 to infinite, ऐसे लिख सकते हैं। और सीक्वेंस की जो लिमिट्स हैं ये वेल डिफाइंड रहती हैं, यानी ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक रहेंगी और ये इंटीजर्स होंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। तो ये चूंकि ऑब्वियस होता है, इसलिए इसको हम नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, इसको हम केवल ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा, इसको हम सिंपली इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। nth टर्म उसका लिख दें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है उससे कि सीक्वेंस क्या है। तो किसी भी सीक्वेंस को उसको nth टर्म से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक दूसरा सीक्वेंस लेते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो इसका जो nth टर्म है वो है 1/n। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 1/n। तो इस सीक्वेंस को ऐसे लिखा जा सकता है, n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinite। एक और सीक्वेंस लेते हैं, 1, 3, 7, 5, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो इसमें क्या है, इसमें ऑड टर्म्स लिए गए, ऑड इंटीजर्स लिए गए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n - 1, n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinite। तो इसका जो nth टर्म है वो ये है। तो इस तरीके से सीक्वेंस, ये इन सभी सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अगर सीक्वेंस को मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो वो एक क्या होगा? तो ये जो सीक्वेंस है, ये सभी सीक्वेंस है, इनका जो नेचुरल नंबर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनसे क्या रिलेशन है देखिए। जैसे ये पहला टर्म है, इसको वन, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, ये सभी सीक्वेंस में होगा। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसी तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो जो नेचुरल नंबर्स हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सीक्वेंस के सभी टर्म से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होगा, यानी कि हर इस नेचुरल नंबर के लिए एक टर्म मिलेगा सीक्वेंस में। तो सीक्वेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सीक्वेंस, अच्छा रियल नंबर का सीक्वेंस है तो हर नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर मिलेगा। इस तरीके से हम सीक्वेंस को कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यूं कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर मिलेगा, यानी एक जो टर्म्स हैं सीक्वेंस के वो रियल नंबर के फंक्शंस हैं, रियल नंबर के फंक्शन हैं। और हर नेचुरल नंबर के लिए, हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए फंक्शन की एक वैल्यू मिलेगी जो कि रियल नंबर होगी। तो कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज ए फंक्शन ऑफ रियल नंबर, और इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, और जो रेंज होगा वो क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन इसकी ऐसे लिख सकते हैं कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स is a function from set of natural number. Natural number मतलब 1 2 3 4, natural number n into set of real numbers. तो क्या है सीक्वेंस? इफ S is F be a sequence, then we write लाइक दिस। तो सीक्वेंस एक फंक्शन है जो ऐसा फंक्शन है नेचुरल नंबर को रियल नंबर में मैप करता है। फॉर ऑल सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। सभी नेचुरल नंबर के लिए डिफाइंड है, कुछ के लिए नहीं, सभी के लिए 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नेचुरल नंबर का फंक्शन है और कैसे है? नेचुरल नंबर से रियल नंबर में। तो ये सारे इसके रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। किताबों में कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है इनमें से, या फिर हम इसको सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, सीक्वेंस को ऐसे डिनोट करते हैं जहां n क्या होगा ये स्पष्ट है, नेचुरल नंबर है। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है। हर नेचुरल नंबर के लिए एक रियल नंबर मिलेगा, और ये एक ऑर्डर में व्यवस्थित
किए जाएंगे। जैसे पहले नेचुरल नंबर के लिए जो भी रियल नंबर मिलेगा उसको पहले रखेंगे, फिर दूसरे नेचुरल नंबर के लिए 2 के लिए जो भी फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उसको दूसरे नंबर पे रखेंगे, एंड सो ऑन। तो ये जिस ऑर्डर में होते हैं नेचुरल नंबर, उसी ऑर्डर में जो उनके फंक्शन की वैल्यू है उनको रखेंगे सीक्वेंस के। और इससे जो ये जो नंबर्स हमें मिलेंगे जिस ऑर्डर में, इसको सीक्वेंस कहेंगे। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये सिंपली एक फंक्शन ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक बात और है, ऑर्डर, क्रम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इन नंबर्स को हम इधर उधर कर दें तो ये सीक्वेंस बदल जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, या हो सकता है सीक्वेंस ना भी रहे। तो इनकी जो व्यवस्था है ये इंपॉर्टेंट है। और इसको उसी ऑर्डर में रखेंगे जिस ऑर्डर में ये नेचुरल नंबर्स रखे जाएंगे। अब हम आते हैं कि कोई सीक्वेंस अगर है तो उसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ सीक्वेंस लिमिट ऑफ सीक्वेंस देखिए, कोई भी सीक्वेंस है तो उसकी लिमिट से मतलब जो है वो ये है कि जब n को आप बढ़ाते जाइए, n मतलब नेचुरल नंबर, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, और ये जब आगे बढ़ते चले जाएं आप इनफाइनाइट की तरफ, तो अगर सीक्वेंस किसी निश्चित नंबर की तरफ, किसी निश्चित रियल नंबर की तरफ अग्रसर हो, अप्रोच करे, तो वो जो फिक्स रियल नंबर होगा उसको लिमिट कहेंगे सीक्वेंस की। लिमिट हमेशा मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है, लिमिट वेरी कर सकती है, लिमिट यूनिक होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो लिमिट कैसे डिफाइन है सीक्वेंस की, उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि ये जो सीक्वेंस है, जिसका nth टर्म 1/n होगा, ये जो सीक्वेंस है इसके जो टर्म है इसको देखिए, पहला 1 है, दूसरा 0.5 है, तीसरा 0.333, चौथा 0.25। तो ये घटता जा रहा है लगातार, अगला और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। और जैसे जैसे n को हम इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो नंबर है ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसका जो nth टर्म है वो n को इनफाइनाइट टेंड करने पर इसकी लिमिट 0 को टेंड होती है, इसकी लिमिट 0 है। nth टर्म 0 को अप्रोच कर रहा है n को इनफाइनाइट करने पर। तो ये सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 होगी, यानी जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएंगे
और आगे बढ़ते जाएंगे सीक्वेंस में, तो जो उनके टर्म्स मिल रहे हैं उनका जो वैल्यू है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट जीरो कही जाएगी। एक और सीक्वेंस लेते हैं जिसका nth टर्म है 1 + 1/n। तो इसमें आप देखते हैं कि जब n को इनफाइनाइट टेंड करेंगे तो लिमिट 1 होगी। इसी तरीके से ये सीक्वेंस लीजिए, ये सीक्वेंस देखिए जिसका nth टर्म ये है n² - 1/n² + 1। तो इसको हम लिख सकते हैं इसकी भी जब लिमिट लेंगे तो ये 1 है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट 1 है। एक और सीक्वेंस लेते हैं दिस, ये जो सीक्वेंस है वो ये है अल्टरनेट ±1। तो इसमें n को इनफाइनाइट करेंगे तो क्या मिलेगा? आगे बढ़ते जाइए तो या तो +1 मिलेगा या -1 मिलेगा, कितना भी लार्ज कर लीजिए इनको। तो n को इनफाइनाइट करने पर ये +1 -1 में से एक वैल्यू देगा और ये दोनों ही देगा +1 -1। तो इसकी जो लिमिट है वो 2 है, +1 और -1। तो इस स्थिति में ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये कहा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये 2 वैल्यूज दे रहा है। अभी जब हम लिमिट की डिफिनीशन में जाएंगे तो वहां से स्पष्ट होगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब सीक्वेंस की लिमिट नहीं है। जो लिमिट की हमारी डिफिनीशन है उसमें ये फिट नहीं बैठेगा। n को इनफाइनाइट करने पर ये +1 की तरफ और -1 की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहलाता है। ऐसा सीक्वेंस यानी इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। तो अब जो डिफिनीशन है लिमिट की उसमें जाते हैं। इसी तरीके से एक और सीक्वेंस देख लीजिए। सीक्वेंस सपोज है n 1 2 3 4, ये सीक्वेंस है। इसकी लिमिट क्या है? बहुत स्पष्ट है। ये एज n टेंड टू इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो ये कहा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। कोई फिक्स रियल नंबर नहीं है इसका जिसको ये अप्रोच करे। इनफाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं है, इट्स नॉट डिफाइंड। तो जो डिफिनीशन है सीक्वेंस की, सॉरी लिमिट ऑफ सीक्वेंस की, वो ये है
लिमिट ऑफ सीक्वेंस, डेफिनेशन ये है कि a real number L is the limit of sequence if, कब L लिमिट होगी, if for each small positive, स्मॉल ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, नाम दिया है एप्सिलॉन, इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट यानी मिलेगा, देयर एग्जिस्ट, और इसका सिंबल देयर एग्जिस्ट का ये होता है, आगे से हम ये यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल हम यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट के लिए ये सिंबल है, आगे से हम इसको यूज करेंगे, देयर एग्जिस्ट आ पॉजिटिव नंबर, positive integer, sorry, there exists a positive integer m such that Sn minus L is less than epsilon whenever m is greater than, whenever n, this n, whenever n is greater than or equal to m. A real number L is the limit of sequence if for each positive number epsilon there exists a positive number m such that Sn minus L is less than epsilon whenever n is greater than n. इसको हम डिनोट करते हैं, we denote it limit of sequence is L, or this is tending to L when n tending to infinite. अगर लिमिट L है सीक्वेंस की तो इसको ऐसे या ऐसे डिनोट किया जाएगा, लिखा जा सकता है। जब कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फाइनाइट नंबर होगा और यूनिक होगा, यानी दो लिमिट नहीं होगा, इसको हम प्रूव करेंगे बाद में। लिमिट जब मिलेगी तो एक ही मिलेगी, दो नहीं मिल सकती। उससे पहले इसको हम थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं एक एग्जाम्पल से। ये कहता है कि मान लीजिए एक सीक्वेंस है, सपोज उस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो ये हैं S1, S2, S3, ये कोई सीक्वेंस है मान लीजिए। सपोज दिस इज ए सीक्वेंस, माना ये कोई सीक्वेंस है। तो इसकी लिमिट L है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे n को बढ़ाते जाएंगे, यानी
आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो ये वैल्यूज़ हैं ये इस वैल्यू L को अप्रोच करेंगी, इसकी तरफ बढ़ेंगी। इसका सीधा मतलब ये है। यहाँ जो हमने डिफिनीशन में लिखा है कि अ रियल नंबर L इज द लिमिट इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m सच दैट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। इसका मतलब यह है कि जब भी, यानी कि अगर L इस सीक्वेंस की लिमिट है तो हमेशा ही एक नेचुरल नंबर यहां पे ऐसा मिलेगा। सपोज ये है SM, एक M ऐसा मिलेगा कि इससे आगे के सभी टर्म के लिए L और ये जो टर्म है इनकी वैल्यू का जो डिफरेंस है वो हमेशा ही एक निश्चित नंबर से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सीक्वेंस है हमारा, अगर ये कोई सीक्वेंस है और ये L को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये वैल्यूज़ जो हैं n को बढ़ाने से L को अप्रोच करेंगी। ये जो इनका वैल्यू है वो इसको अप्रोच करेगा। ये है, ये L को अप्रोच कर रहा है n को इनफाइनाइट टेंड करने पर। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यूज़ जो हैं L के करीब होती जाएंगी, और आगे जाएंगे तो ये और ज़्यादा करीब हो जाएंगी, और आगे जाएंगे तो और करीब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस है ये लगातार घटता जा रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये डिफरेंस लगातार घटता जा रहा है। ये जो भी वैल्यू होगी ये इससे और कम होगी, ये उससे भी कम होगी, और ये पिछले से कम होगी। तो जब n को इनफाइनाइट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो को अप्रोच करेगी, यानी ये जो है जीरो को अप्रोच करेगी n को इनफाइनाइट करने पर। इसका मतलब ये है कि Sn L को अप्रोच करेगा n को इनफाइनाइट करने पर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यू L को अप्रोच करेगी n को इनफाइनाइट करने पर। इसका मतलब ये है कि इनका और इनका डिफरेंस लगातार घटता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मान लीजिए कि हम ये डिफरेंस को एक फिक्स नंबर एप्सिलॉन से कम करना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक स्मॉल नंबर एप्सिलॉन है। सपोज आप ये समझ लीजिए कि ये एप्सिलॉन ये है 0.01। मान लीजिए कि ये डिफरेंस हम इससे कम करना चाहते हैं, यानी कि ये जो हमारा ये टर्म और लिमिट के बीच का जो डिफरेंस है ये हमें इस नंबर से कम करना है। तो जैसा हमने बताया जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये अंतर कम होता जाएगा। तो मान लीजिए हमें ये अंतर इस नंबर से कम करना है। इस नंबर से कम करना है तो हो सकता है वो यहीं पे मिल जाए, हो सकता है यहाँ ना मिले और आगे बढ़ने पर मिले, लेकिन मिलेगा क्योंकि ये डिफरेंस जीरो को अप्रोच कर रहा है। इनका डिफरेंस एकदम जीरो, एकदम कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी छोटे से छोटे नंबर से भी ये डिफरेंस कम करना चाहते हैं तो वो जरूर कम हो जाना चाहिए। ये जरूर है कि वो यहाँ पे कम होगा या यहाँ पे कम होगा या और आगे जाके कम होगा। ये इस पे डिपेंड करता है कि हम कितना कम करना चाहते हैं डिफरेंस को। ये भी तय है कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही डिफरेंस कम होता जाएगा। तो यही डिफिनीशन में कहा गया है कि किसी नंबर एप्सिलॉन से अगर इस डिफरेंस को
कम करना है तो कहते हैं कि हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर, मान लीजिए हमें 0.01 से कम करना है, तो हो सकता है कि हमारा यहाँ ना कम हो सकता है हमें इस नंबर पे 100, मान लीजिए कि यहाँ जब पहुँचें तो ये डिफरेंस इससे कम हो जाए। इससे पहले वाला जो टर्म है S99 माइनस L, वहाँ हो सकता है ये इससे ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे आने पे ये इससे कम हो जाता है और आगे और कम होता जाएगा। तो M 100 है यहाँ पे कि जब N को हम 100 से ज़्यादा लेंगे, 100 के बराबर या उससे ज़्यादा लेंगे, तो फिर ये नंबर इस नंबर से कम हो जाएगा। तो whenever n is greater than 100, this is less than this. अब मान लीजिए एप्सिलॉन आप ये ले लीजिए और बढ़ा दीजिए, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है ये अब इस नंबर से कम करना है। इस नंबर से कम करना, ये नंबर चूंकि हमने बढ़ा दिया तो हो सकता है हमें और पहले मिल जाए, मिलेगा ही, क्योंकि ये नंबर तो घटता जाता है आगे की तरफ। तो जब 0.01 100 पे मिल गया था तो ये हो सकता है और पहले मिल जाए। तो मान लीजिए ये हमको यहाँ पर हो सकता है कि 75 पे मिल जाए। तो जब n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75, तो ये नंबर जो है इससे कम हो। तो कहने का मतलब है सभी एप्सिलॉन के लिए कोई भी नंबर ले लीजिए, एप्सिलॉन ये लीजिए या इन जनरल कोई भी लीजिए, तो सभी एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर m जरूर मिलेगा, कि इस तरीके से मिलेगा कि जब भी n m से बड़ा होगा तो ये डिफरेंस इस नंबर से छोटा हो जाएगा। अगर हम सभी एप्सिलॉन के लिए ऐसा कर पाए तो फिर सीक्वेंस की लिमिट L होगी, और अगर नहीं कर पा रहे हैं सभी के लिए, कुछ के लिए कर लिया तो कोई बात नहीं है, उससे बात नहीं बनेगी, सभी के लिए होना चाहिए। तो अगर सभी एप्सिलॉन के लिए ऐसा एक m मिलता रहे कि ये डिफरेंस एप्सिलॉन से कम हो जाए, तो फिर L उस सीक्वेंस की लिमिट होगी। और ऐसा तभी हो पाएगा जब लिमिट L को अप्रोच करेगा, यानी कि जब n को इनफाइनाइट अप्रोच करेंगे तो अगर सीक्वेंस L को अप्रोच करता है यानी L उसकी लिमिट है, तभी ऐसा हो पाएगा। और अगर लिमिट L नहीं है यानी कि n को इनफाइनाइट अप्रोच करने पर सीक्वेंस किसी दूसरे नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फिर इस डेफिनेशन में वो आ ही नहीं पाएगा। आप बढ़ाते रहिए n को, सीक्वेंस किसी दूसरे नंबर की तरफ चला जाएगा, L की तरफ नहीं जाएगा। तो फिर जो है L उसकी लिमिट नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस है, तो n को इनफाइनाइट करने पर ये 0 को अप्रोच हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और होते होते 0 हो जाएगा। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको हमेशा ही एक नेचुरल नंबर m या एक पोजीशन m मिलेगी कि जिसके आगे जाने पर ये सीक्वेंस की वैल्यू उस एप्सिलॉन से कम हो जाएगी। मान लीजिए कि हमको वैल्यू कम करनी है 0.2 से, तो आप यहां आइए, इसकी वैल्यू 0.2 है,
तो अगर एप्सिलॉन आपका ये है तो इस एप्सिलॉन के लिए m क्या होगा? m होगा 5। चूंकि लेस देन की बात करी गई है कि इससे छोटा करना है तो फिर वो 6 हो जाएगा, है ना। इक्वल अगर रखते तो 5 रहता। तो कहने का मतलब ये है अच्छा, इस एप्सिलॉन के लिए m ये होगा। दूसरा एप्सिलॉन को लेना है, मान लीजिए 0.02 लेना है, तो m क्या होगा? जीरो टू लेना है तो ये 60 हो जाएगा। 60 क्यों? 50 के बाद 51 पे मिल जाएगा। M50 पर जब आप जाएंगे तो ये जो नंबर है ये इसके बराबर है। और छोटा करना है तो अगले वाले ले लीजिए, उससे छोटा हो जाएगा। तो इसके लिए ये मिल जाएगा। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में कोई भी एप्सिलॉन लीजिए, कोई भी नंबर लीजिए, जैसे हमने यहाँ ये लिया, इसलिए इन जनरल आप कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए एक m जरूर मिल जाएगा कि उसके आगे सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं उनकी वैल्यू एप्सिलॉन से कम हो जाएगी। इस तरीके से अगर कर पाए तो वो सीक्वेंस की लिमिट l होगी, या जो भी है। जैसे यहां पे 0 है तो किसी सीक्वेंस की लिमिट l तक कह जाएगी। अब इस डेफिनेशन को फिर से पढ़िए, समझ में आएगा। रियल नंबर l is called the limit of sequence if for each positive number epsilon there exists a positive number m such that किसी सीक्वेंस की लिमिट l तब होगी जब किसी भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए हमेशा ही एक नेचुरल नंबर m मिले, कि जब कभी भी Sn यानी n जो है m के से आगे हो, m से बड़ा हो, तो ये जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। अगर सभी एप्सिलॉन के लिए आप ऐसा कर पाए तो फिर इस सीक्वेंस की लिमिट l होगी। तो इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये l को अप्रोच करेगा। इसका मतलब यही है। इसी को मैथमेटिकली ऐसे लिखा गया है। जैसे जैसे n को आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे Sn और l का डिफरेंस घटता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि Sn को l के जितना करीब लाना है आप ला सकते हैं। कैसे? n को बढ़ा करके, n को आगे बढ़ाते जाइए, ये आगे करते चले जाइए, तो ये जो डिफरेंस है ये घटता चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टर्म की जो वैल्यू है और जो लिमिट है उसका जो डिफरेंस है उसको आपको अगर किसी फिक्स नंबर से कम करना है तो कर सकते हैं। कैसे? आप उसकी पोजीशन तय करके, यानी एक निश्चित पोजीशन के आगे ले जाइए और ये कम हो जाएगा। तो ये आप जितना कम करना चाहें कर सकते हैं। कैसे? n को बढ़ा करके। अगर आप ऐसा कर पाए तो l इस सीक्वेंस की लिमिट होगी। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो लिमिट नहीं होगी। यानी n को बढ़ाने से भी अगर ये l के करीब नहीं जा रहा है तो यानी ये लिमिट नहीं है इसकी, और n को बढ़ाने से ये अगर l के करीब जा रहा है तो ये लिमिट है। इसी बात को यहाँ पे ऐसे कहा गया है। ये यही कह रहा है कि n को लार्ज करके Sn और l को करीब लाया जा सकता है, जितना चाहे उतना करीब लाया जा सकता है। यही है। जब ये कहते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन, तो इसका मतलब है जितना करीब चाहे उतना करीब ला सकते हैं। तो ये हो गया लिमिट ऑफ सीक्वेंस। अब लिमिट और कन्वर्जेंस में एक रिलेशन है। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का क्या मतलब है? कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट तब कहलाएगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाएगा। इससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो लिमिट हमेशा यूनिक होगी, मतलब दो लिमिट नहीं होगी।
whenever limit exists it is unique। तो एक थ्योरम हम करते हैं कि जो है लिमिट दो नहीं होती, किसी सीक्वेंस की लिमिट हमेशा एक ही होती है। ये इस थ्योरम में आ जाएगा। थ्योरम ये है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। किसी सीक्वेंस की दो लिमिट नहीं होंगी। लिमिट अगर मिलेगी तो यूनिक होगी और एक फाइनाइट नंबर होगा। और अगर दो वैल्यू को टेंड करता है सीक्वेंस, तो इसका मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कहा जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखिए प्रूफ, देखिए इसका। लेट दिस इज ए सीक्वेंस having two limits L and M। मान लिया इसकी दो लिमिट है L और M, तो हम दिखा देंगे कि ये दोनों सेम हैं। हम दिखा देंगे कि ये दोनों सेम हैं, यानी एक ही लिमिट होगी। तो पहले हम इसको जो है कंट्राडिक्शन से प्रूव करें। कंट्राडिक्शन का मतलब है जो चीज हम मानेंगे वो गलत साबित हो जाएगी। तो लेट L इज नॉट इक्वल टू M। फिर हम दिखा देंगे कि ये जो हमने माना है ये गलत है, यानी कि L बराबर M है, यानी कि एक ही लिमिट होगी, दो नहीं होंगी। Let M is not equal to M. It implies L minus M is not 0. Let L minus M, ये जो डिफरेंस है, अगर 0 नहीं तो इनका कुछ डिफरेंस मिलेगा। तो डिफरेंस मान लीजिए कि एप्सिलॉन है। अब L बड़ा हो या M बड़ा हो इससे फर्क नहीं है, उसका मॉड एप्सिलॉन होना चाहिए। अब देखिए, सिंस हमने कहा कि लिमिट L है और लिमिट M है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो ये L भी होगा। तो ये डिफिनीशन ऑफ लिमिट क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर ये इसकी लिमिट है देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट by definition of limit L minus M, then by definition of limit क्या कहती है? For number, for positive number एप्सिलॉन बाई 2, हमने ये लिया यहाँ पे, इसी से जुड़ा हुआ नंबर एप्सिलॉन बाई 2, इसका आधा ले लिया। तो किसी भी नंबर के लिए हमें मालूम है लिमिट अगर एग्जिस्ट करती तो कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हमने लिया एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ एप्सिलॉन ये है, ये दिया हुआ है।
तो चूंकि इसकी लिमिट एल है तो इस नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m such that Sn minus L is less than this whenever n is greater than or equal to m1। ये तो डिफिनीशन है हमारी लिमिट की, और ये कहा गया कि सीक्वेंस की दो लिमिट है l और n, तो अगर l इसकी लिमिट है तो ऐसा होगा। इसी तरीके से अगर m लिमिट है तो क्या होगा, सिमिलरली सिंस m भी इसकी लिमिट है, therefore for epsilon by 2 we have यहां पे माना कि जो है एक नंबर m2 मिलेगा, इसकी लिमिट m है, तो एक नंबर एप्सिलॉन बाई 2 के लिए हमेशा ही एक नंबर m2 मिलेगा कि जब भी n इससे बड़ा होगा ये इससे छोटा होगा। तो दो इनइक्वलिटी हमको मिली, एक ये और एक ये। यहां पे ये कहता है कि जब n m1 से बड़ा होगा तो ये डिफरेंस इससे छोटा होगा, यहां कहता है कि जब n m2 से बड़ा होगा तो ये डिफरेंस इससे छोटा होगा, वही डिफरेंस। तो ये मान लीजिए है 1 2 3 4 m1 m2 एंड सो ऑन। तो कहते हैं जब n m1 से बड़ा होगा तो ये डिफरेंस इससे छोटा होगा, यहां कहते हैं कि जब n m2 से बड़ा होगा तो ये डिफरेंस इससे छोटा होगा। तो इसका मतलब ये तय है कि जब m2 से बड़ा होगा n तो ये डिफरेंस इससे छोटा होगा और ये डिफरेंस इससे छोटा होगा, क्योंकि इनमें दोनों में m2 बड़ा है। तो हम इन दोनों को अलग अलग लेने के बजाय केवल m2 ले सकते हैं, या यूं कहें कि जब n m2 से बड़ा होगा तो ये डिफरेंस इससे छोटा होगा एप्सिलॉन बाई 2 से। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम ये देखते हैं। देखिए पहले हम इसको ये देखते हैं। हमारी ये बात जो 1 और 2 है, ये m2 के लिए जो भी इनमें बड़ा होगा, m1 बड़ा होगा तो हो सकता है ऐसा हो, m2 यहां हो, m1 यहां हो। तो उस केस में जो भी बड़ा होगा, जब n m1 से बड़ा होगा तो ये डिफरेंस एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा। तो लेट m इज मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, इनमें जो भी बड़ा है उसको हमने m कह दिया है, दोनों में जो बड़ा होगा। तो क्या होगा, तो इनइक्वलिटी होल्ड करेगी m के लिए 1 और 2। नाउ इसको देखिए, नाउ l माइनस m इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं Sn जोड़ा Sn घटाया। अब ये
हम जानते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये तो आप जानते होंगे। और ये मॉड लगा हुआ है, इसको हम Sn माइनस एल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और 1 और 2 से क्या मिलेगा कि ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है और ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। कब? व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। इन दोनों में जो भी बड़ा है वो ले लिया। तो दोनों के ये दोनों ही एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो जाएंगे जब ये m से बड़ा होगा। ठीक है ना। तो यूं कह सकते हैं कि दिस इज L माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन आर्बिट्री नंबर है। एप्सिलॉन जो नंबर है ये हमने क्या लिया था, इसको हमने एप्सिलॉन माना था। तो हमने क्या प्रूव किया कि दिस इज लेस देन दिस। ये हो सकता है। कोई नंबर अपने से ही छोटा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यहां पे तो इसका क्या मतलब हुआ? कि ये जो हमारा एजम्पशन है कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, L माइनस सम इज, यानी ये बराबर नहीं है। ये जो हमारा एजम्पशन ये गलत है, ये बराबर ही होगा, ये बराबर ही होगा। कोई भी रियल नंबर खुद से छोटा नहीं हो सकता। खुद से छोटा नहीं हो सकता। तो जो हमारा एजम्पशन था वो गलत है, विच इज कंट्रोडिक्शन, विच इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है। तो क्या होगा? देयरफॉर L इज इक्वल टू M, ये सेम होगा। यानी किसी सीक्वेंस की दो लिमिट नहीं हो सकती। लिमिट होगी तो एक ही होगी। और जो लिमिट की डेफिनेशन है उस पर जाइए कि एज एन टेंड टू इन्फाइनाइट एस एन टेंड टू L। और अगर ऐसा है तो फिर वो एक ही नंबर मिलेगा, दो नहीं मिल सकते। तो इफ लिमिट एग्जिस्ट इज यूनिक, देयरफॉर लिमिट इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। तो यूनिक होगी, एक ही होगी, दो नहीं हो सकती। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आज आपको ये जानने को मिला कि कोई सीक्वेंस क्या होता है। रियल नंबर के सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस क्या होता है, उसकी लिमिट क्या होती है, और लिमिट अगर होगी तो एक होगी केवल, दो नहीं हो सकती। और इसी से आता है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट नंबर है या यूं कहे लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो कन्वर्जेंट होगा, और नहीं लिमिट एग्जिस्ट करती है तो डाइवर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस का कैसे डिफाइंड है?
convergence of sequence if limit of a sequence exists, then sequence is called convergent. Otherwise divergent. अगर सीक्वेंस की लिमिट मिलेगी, लिमिट का मतलब क्या, फाइनाइट नंबर और यूनिक। अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट रियल नंबर है, एक फाइनाइट रियल नंबर है, तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो डाइवर्जेंट होगा। जैसे कि ये जो सीक्वेंस है ये जीरो को अप्रोच करता है तो ये कन्वर्जेंट है, और इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट है, क्योंकि ये +1 और -1 को ऑसिलेट करता है, तो ये डाइवर्जेंट है। इसकी फिक्स लिमिट नहीं है। इसी तरीके से ये जो सीक्वेंस है n, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि लिमिट एक फाइनाइट नंबर नहीं है। यहाँ पे जो जिसको अप्रोच करेगा वो फाइनाइट नंबर नहीं है। तो आपको इस तरीके से पता चला कि कोई सीक्वेंस क्या होता है, उसकी लिमिट क्या होती है, वो कन्वर्जेंट कब होता है, वो डाइवर्जेंट कब होता है। इतनी बातें आपको आज पता चली। अब हम इसको अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे और आगे देखेंगे बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज। थैंक यू।